सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। यानी ये वीडियो हमारी पार्ट 6 है। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर टॉपिक्स के अंदर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो हमारे कोर्स से हट के हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ और एडिशनल चीज़ें बताऊँगा, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा। यानी ये जो वीडियोस है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोकस करके नहीं है, नीट जे वगैरह को फोकस करके नहीं है। इस कोर्स के अंदर आपको सिर्फ एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो एक बार मैंने सोचा कि चलो वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ये पूरा चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया उसको हम समझ लेते हैं। फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला पार्ट है, जैसे जो चीज़ें नीट जेईई में आती हैं, उनको हम कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ के थ्रू समझ लेंगे। तो इससे ये होगा कि मिक्सअप भी नहीं होगा। जिसको सिर्फ एनसीईआरटी समझना है वो वहाँ तक समझ ले, बाकी एक्स्ट्रा जो वीडियोस हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो वो वाली वीडियोस भी देख लेंगे। यानी उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा वाला पार्ट होगा, जो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे उसको नहीं, उसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें हैं वो। अब जैसे एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक रिमूव हो गए, लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, तो फिर उसको बिल्कुल छोड़ देना वो भी सही नहीं समझ में आता, तो वो एक्स्ट्रा वीडियोज़ के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो अभी मेरा यही प्लान है, देखते हैं कहाँ तक चीज़ें हो पाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 3.5 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये क्या होता है? देखो, अगर किसी वेक्टर को हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट करते हैं, इसी को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो आपके पास कोई स्टिक है और आपने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, या हम कह सकते हैं डिवाइड कर दिया। लेट सपोज दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट आपका ये होगा, दूसरा ये होगा। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये पार्ट्स हैं इस स्टिक के। ठीक इसी तरीके से अगर किसी वेक्टर को हम ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, या कह सकते हो स्प्लिट करते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड नहीं यूज़ करते, बल्कि हम कहते हैं कि इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया है। और रिजॉल्व करने के बाद जो वेक्टर्स मिलेंगे, लेट सपोज दो वेक्टर्स में आपने इसको रिजॉल्व किया, स्प्लिट किया, तो एक वेक्टर मान लो ऐसे आपको मिल गया, दूसरा वेक्टर आपको ऐसे मिल गया। अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो ये दोनों जो वेक्टर हमको मिले इस वेक्टर को स्प्लिट करने के बाद, तो यहाँ स्प्लिट वर्ड का नहीं यूज़ करके हम रिजॉल्व का यूज़ करते हैं। तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद ये दोनों जो वेक्टर्स मिले हैं इनको हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स, कि ये दोनों जो वेक्टर हैं ये इस वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं। तो किसी वेक्टर को जो हम रिजॉल्व करते हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में, तो रिजॉल्व करने के बाद जो वेक्टर्स हमको मिलते हैं वो उसके कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं, जो ओरिजिनल वेक्टर था उसके। अब ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसको मिला लें तो वही इफेक्ट मिलेगा जो कि ओरिजिनल वेक्टर इफेक्ट दे रहा था। इसको चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, वो डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गया। मान लो ये पॉइंट हमारा O है, ये P है, तो इसको वेक्टर से शो करना होगा। तो हम कैसे शो करेंगे कि भाई ये वेक्टर है, O से P डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम चाहते हैं ये जो OP वेक्टर है इसको रिजॉल्व करें, इसको स्प्लिट करें। लेट सपोज दो वेक्टर्स में, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यानी इसके कॉम्पोनेंट्स चाहिए। तो कॉम्पोनेंट के लिए कोई भी ऐसे वेक्टर कहीं से नहीं उठा सकते, बल्कि वो वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि जब उसको हम ऐड करें, जब उसको कंबाइन करें, तो वही इफेक्ट दे जो कि OP दे रहा था। तो एक वेक्टर हम ये ले लेते हैं और दूसरा वेक्टर हम ये ले लेते हैं। इस पॉइंट को लेट सपोज हम Q मान लेते हैं। तो अब देखो, अगर हमको O से P जाना है तो या तो O से P डायरेक्ट चले जाओ, या फिर O से Q जाओ, फिर Q से P जाओ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका वेक्टर OP है वो इक्वल होगा वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP के। क्योंकि OP जो इफेक्ट दे रहा है, क्या इफेक्ट दे रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को O से P पहुंचा रहा है, वही इफेक्ट ये दोनों मिला कर दे रहे हैं। यानी इन दोनों के वेक्टर एडिशन का वही इफेक्ट है जो OP का इफेक्ट है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये जो OP है इसके कॉम्पोनेंट्स हैं ये OQ और QP वेक्टर। तो जैसे आप करते आ रहे हो कि वेक्टर A है और वेक्टर B है, इसका वेक्टर एडिशन करें तो हमको एक रिजल्टेंट मिलता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इक्वल वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम स्प्लिट करें दो वेक्टर्स के अंदर, तो उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन ही हमको ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो वेक्टर के एडिशन का उल्टा है वेक्टर का रेजोल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जो हम ऐड करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। और किसी वेक्टर को अगर हम स्प्लिट करते हैं यानी रिजॉल्व करते हैं, तो फिर इस केस में हमको दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स मिलते हैं। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितने वेक्टर्स चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि हाँ, कोई भी वेक्टर है उसको हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या हम जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उस डायरेक्शन में उस वेक्टर्स के कंपोनेंट हासिल कर सकते हैं कि नहीं। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं।
अब जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर आर है, इसको हमको रिजॉल्व करना है दो वेक्टर्स के अंदर, कि वो जो वेक्टर्स हमको मिलेंगे उसका वेक्टर एडिशन इसके बराबर होना चाहिए, यानी उनका रिजल्टेंट ये होना चाहिए। तो आप कहोगे चलो हम कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे, जैसे एक वेक्टर हम ये बना देते हैं और दूसरा वेक्टर हम ये बना देते हैं। अब इसको उठा के हम यहाँ इस तरह रख देंगे, तो हम कह सकते हैं ये और ये जो वेक्टर हैं ये इस वेक्टर आर के कॉम्पोनेंट्स हैं, क्योंकि इन ब्लू वाले वेक्टर्स को जो हम ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर आर मिल रहा है, तो सेम इफेक्ट देगा। लेकिन आपसे कहा गया कि नहीं, अपनी मर्जी का डायरेक्शन आपको नहीं चुनना, आपको जो कॉम्पोनेंट्स बताने हैं उनका डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन होना चाहिए, यानी इनके डायरेक्शन में आप वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स बताओ। यानी वेक्टर आर का एक कॉम्पोनेंट वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो, इसी तरह से वेक्टर आर का जो दूसरा कॉम्पोनेंट हो वो वेक्टर बी के डायरेक्शन में हो। आपने एक चीज़ सीखी है कि अगर किसी वेक्टर के अंदर कोई रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो रियल नंबर है वो उसके मैग्नीट्यूड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे शो होता है? एरो की लेंथ से। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा इसका मतलब उस वेक्टर की जो एरो की लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। उसकी लेंथ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा आप किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी जो हमारा कोई वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, यानी इसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो एरो की लेंथ जो पहले 6 सेंटीमीटर थी अब कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हम किसी नेचुरल नंबर से या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो नेचुरल नंबर चलो हम 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो गई। अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उस केस में भी देखो लेंथ बढ़ जा रही है। तो एरो की जो लेंथ है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उस वेक्टर के अंदर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि हमको डायरेक्शन वही चाहिए, इसीलिए हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि अगर निगेटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उस केस में डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो हमसे कहा गया कि भाई एक कॉम्पोनेंट वेक्टर ए के डायरेक्शन में बता दो और एक वेक्टर बी के डायरेक्शन में बता दो। तो हम क्या करेंगे, यही जो हमारे वेक्टर ए और बी है इन्हीं के पैरेलल कोई वेक्टर ले लेंगे ताकि डायरेक्शन हमारा वही रहे, और इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें जिसकी इसकी लेंथ चेंज होके इस तरह से हो जाए कि जब इन दोनों को हम ऐड करें तो वेक्टर आर के बराबर हो। तो ये मैंने वेक्टर ए का एक कॉपी ले ली, इसी तरह से वेक्टर बी की भी हमने कॉपी ले ली। अब अगर इसको हम सेट करें तो देखोगे ये इसके कॉम्पोनेंट नहीं बनेंगे, और ये बी वाले को यहाँ लगा दिया। देख सकते हो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर आर नहीं बनना है, यानी इन दोनों को ऐड करके वेक्टर आर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा इसीलिए ये दोनों इसके कॉम्पोनेंट नहीं है। लेकिन इसकी लेंथ को हम थोड़ा चेंज करते हैं, डायरेक्शन वही रखेंगे, डायरेक्शन हम ऐसे इधर उधर नहीं चेंज करेंगे। इस तरह से हमने कर दिया। इसी तरह से वेक्टर बी का भी हमने लेंथ को चेंज कर दिया, थोड़ा सा और इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे वेक्टर ए की, और ये देखो अब ये सेट हो गया। यानी हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी की लेंथ को चेंज कर दिया, और लेंथ ऐसे नहीं चेंज करेंगे, कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो अब ये वेक्टर ए नहीं रह गया, बल्कि इस वेक्टर ए के अंदर कुछ हमने रियल नंबर मल्टीप्लाई किया था ना, तो चलो हम मान लेते हैं इसके अंदर हमने एक रियल नंबर लैम्डा मल्टीप्लाई किया था। इसी तरीके से वेक्टर बी के अंदर लेट सपोज हमने कोई रियल नंबर म्यू मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से लेंथ चेंज हो गई। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि अगर कोई वेक्टर हमको दिया है और हमको उसके कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं किसी गिवन डायरेक्शंस के अंदर, तो वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जिस डायरेक्शन में वेक्टर्स दिए हैं उन्हीं की हम कॉपी लेंगे, यानी उन्हीं के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करके उनकी लेंथ को चेंज कर देंगे, तो वो हमको जो रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप समझ गए किसी भी गिवन वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हम किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हमसे कहा जाएगा उसमें हम निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब यहाँ देखो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, सेम वेक्टर है, यही वेक्टर ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसके कॉम्पोनेंट देखो अलग अलग केस में अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। यहाँ पर जो वेक्टर ए है इसके कॉम्पोनेंट वेक्टर सी और बी है। ये हम कैसे कह रहे हैं कि अगर सी और बी को ऐड करें, चलो ट्रायंगल मेथड से ऐड कर लेते हैं, तो आप देखो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए ही आएगा। हम ये इसको यहाँ से उठाते हैं और वेक्टर बी के हेड पे इस वेक्टर सी की टेल को रख देते हैं। देखो बन गया ना ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब वेक्टर बी और सी का जो रिजल्टेंट है वही वेक्टर ए है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए को हम वेक्टर बी और वेक्टर सी में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो वेक्टर ए है उसको हम वेक्टर ई और वेक्टर डी में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो ये दोनों जो कॉम्पोनेंट के डायरेक्शन वेक्टर बी और सी से अलग हैं और इनकी लेंथ भी अलग है, यानी मैग्नीट्यूड भी अलग है। इस वेक्टर ई को उठा के हम यहाँ डी पे रख दें तो ये सेट हो जाएगा। चलिए मैं दिखाई देता हूँ, ये मैंने उठाया और ये रख दिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए को हम वेक्टर डी और वेक्टर ई में रिजॉल्व कर सकते हैं।
ठीक इसी तरीके से वेक्टर ए को वेक्टर एफ और जी में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जी और एफ भी देख सकते हो। बाकी जो हमारे दोनों केस में हमने कंपोनेंट्स देखे थे उससे अलग इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। देखो वेक्टर एफ जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और जो वेक्टर जी है ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर लिया। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यही बात देखो यहाँ पर लिखी है कि मान लो कोई वेक्टर ए और बी है जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं किसी प्लेन के अंदर, इनकी डायरेक्शन अलग है। और मान लो कैपिटल ए, अब देखो यहाँ पर मैंने आर लिया था, बुक में आपके ए था क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा था ना, यहाँ कैपिटल ए है यहाँ स्मॉल ए है, इसीलिए मैंने जो वहाँ पर वेक्टर आर लिया था वो यही है, यहाँ पर वेक्टर ए है। और मान लो वेक्टर ए कोई दूसरा वेक्टर है उसी सेम प्लेन के अंदर, तो ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के सम में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ए बाय रियल नंबर, ये हमने किया था, और दूसरा वेक्टर बी को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसको देखने के लिए मान लो ओ और पी ये टेल और हेड है वेक्टर ए के। नीचे आपको फिगर दी है कि ये मान लो वेक्टर ए था कैपिटल ए वाला, इसकी टेल ओ पे है और इसका हेड पी पे है। देन थ्रू ओ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए। हमको वेक्टर ए के डायरेक्शन में इस वेक्टर कैपिटल ए का कंपोनेंट चाहिए। अच्छा, इसको कैपिटल ए में ना बोल के वेक्टर ओ पी बोल देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमको एक कंपोनेंट वेक्टर ओ पी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में चाहिए था, तो इस वेक्टर ए के पैरेलल एक हमने वेक्टर लिया और उसकी लेंथ को चेंज कर दिया, उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट हम फिट कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया था, तो वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, ट्राइंगल नहीं बन रहा था, इसीलिए हमने इसकी लेंथ को चेंज किया था। लेंथ कैसे चेंज करेंगे, कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करके। इसी तरह पॉइंट पी से एक स्ट्रेट लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की बी के। एक दूसरा कंपोनेंट हमको वेक्टर बी के डायरेक्शन में चाहिए था, तो हमने वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर बनाया और उसकी लेंथ को चेंज कर दिया कोई रियल नंबर म्यू मल्टीप्लाई करके। लेट देम इंटरसेक्ट एट क्यू, तो ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा कि जो वेक्टर ए है ये बराबर होगा वेक्टर ओ पी के और ये बराबर होगा वेक्टर ओ क्यू और क्यू पी के सम के। अभी वेक्टर ओ क्यू क्या है, ये है लेमडा ए, और ये वेक्टर क्यू पी क्या है, म्यू वेक्टर बी है। तो इनके सम के फॉर्म में इस वेक्टर ओ पी को हम लिख सकते हैं, यानी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो देखो यही वैल्यू दी है दोनों की, जहाँ पर लेमडा और म्यू क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्या है, लेमडा ए प्लस म्यू बी, यानी इन दोनों वेक्टर के एडिशन ही तो हमें वेक्टर ओ पी मिल रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ए वाले में आपको क्या दिखाया गया है, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए एंड बी, यानी एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, इनके डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। रिजॉल्विंग अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो किसी वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर्स के टर्म्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो इसके रिजॉल्व वेक्टर के अंदर ये वेक्टर ए भी आ रहा है, इसी तरह से इसका दूसरा जो कॉम्पोनेंट है उसके अंदर वेक्टर बी भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व किया दो कॉम्पोनेंट्स के अंदर, एक कॉम्पोनेंट है लेमडा ए और दूसरा है म्यू बी अलोंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इस मेथड का यूज करके हम रिजॉल्व कर सकते हैं कोई भी गिवन वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट वेक्टर के अंदर अलोंग अ सेट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। यानी कह रहा है यहाँ पर कि इस मेथड का यूज करके हम किसी भी गिवन वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट वेक्टर के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी दो वेक्टर्स के अलोंग। और सिर्फ दो ही नहीं, दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी किसी गिवन वेक्टर का ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही कॉम्पोनेंट होते हैं, दो से ज़्यादा भी कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि उन सारे कॉम्पोनेंट को जो हम ऐड करें, यानी उसका वेक्टर एडिशन करें, चाहे ट्राइंगल लॉ से कर लो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ से कर लो, या फिर एनालिटिकल मेथड जो कि आगे हम देखेंगे उससे कर लो, तो वेक्टर एडिशन से हमको वो गिवन वेक्टर मिलना चाहिए। तो हम किसी भी डायरेक्शन रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, आसान होता है, सही रहता है कि किसी जनरल वेक्टर को हम रिजॉल्व करें अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये होता है। अब इस कोऑर्डिनेट की जो एक्सिस होती है, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, तो ये पॉजिटिव वाली हो गई, इसी तरह से इनकी निगेटिव वाली हो गई। तो इनके अलोंग हम किसी भी गिवन वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये रिजॉल्व करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, यानी इससे हमारा काम आसान हो जाता है। क्या काम आसान हो जाता है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ देखोगे आप। अब ये जो लिखा है यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब है। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा जो कंपोनेंट आया था वो गिवन वेक्टर के फॉर्म में आया था। जैसे एक हमारा वेक्टर ए था, तो हमने जो गिवन वेक्टर का कंपोनेंट निकाला था वो क्या था, लेमडा ए था। तो इस वेक्टर में ए है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, जस्ट हमने कोई रियल नंबर बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर कोई वेक्टर हम इनकी एक्सेस के अलोंग मान लेते हैं, और वो वेक्टर कैसे होने चाहिए, यूनिट मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। जैसे मान लो एक वेक्टर है जो कि इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में,
एक वेक्टर है जो कि y के डायरेक्शन में है, एक आपके z के डायरेक्शन में है, और ये जो वेक्टर्स तीनों डायरेक्शन में हैं इनके पास यूनिट मैग्नीट्यूड है, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसके फॉर्म में हम किसी भी गिवन वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यूनिट मैग्नीट्यूड से फायदा क्या है? देखो, यूनिट का मतलब होता है 1 और मैग्नीट्यूड में चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उससे मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन उसको मिल जाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमको स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको हमको डायरेक्शन देना है, तो हम क्या करेंगे, कोई वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट सपोज हम 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड को अगर डायरेक्शन मिल जाए तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। अब हमको सिर्फ डायरेक्शन देना था इस स्पीड को। हमारे पास स्पीड थी कि हाँ 5 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किधर जा रहा है, डायरेक्शन देना था। हमने यहाँ पर कोई मैग्नीट्यूड ले लिया 3, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। नॉर्थ तो मिल गया डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो इसीलिए हम जो वेक्टर लेंगे वो यूनिट मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। यानी अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड लेने तो देखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, 5 1 5 ही रहेगा। अच्छा, यूनिट इसकी क्या होगी? अब देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, ये हमारा मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ। भैया ये हमारी स्पीड थी, डायरेक्शन देने को कहा था, ये क्या बना दिया तुमने, यूनिट ही चेंज कर दी, ये तो वेलोसिटी रही नहीं गई। अब इसका मतलब ये जो एक वेक्टर है जिसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना है किसी क्वांटिटी को, अभी चीजें हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होती जाएगी कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। उसमें एक तो यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर डायमेंशन हटा दे सिर्फ 1 नॉर्थ, तो फिर अपना काम हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, यूनिट भी चेंज नहीं हुई, और इसको डायरेक्शन मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो अब ये वेलोसिटी बन गई। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हमको किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो उस स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये वेक्टर जो मल्टीप्लाई होगा वो कोई आम वेक्टर नहीं होगा, इसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए? कि ये ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी यूनिट हो, उसका कोई यूनिट और डायमेंशन ना हो, और उसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन हो। अब इसी तरह का जो वेक्टर है इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अब इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स दैट वी डिस्कस नाउ। तो ये जो वेक्टर्स हैं जिनका काम किसी खास डायरेक्शन को शो करना है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, तो आप लिखोगे अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट होगा, 1 होगा, एंड पॉइंट्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा, यानी इसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना है। इट हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट, इसकी कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट से प्रॉब्लम क्या आएगी मैंने आपको बता दिया कि वो जिसके साथ भी लगेगा उसकी यूनिट को चेंज कर देगा, वो क्वांटिटी ही बदल जाएगी। इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि हाँ कोई चीज किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब वैसे तो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन दिखाना, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल डायरेक्शंस के लिए हमने कुछ इसके अलग से नाम रख लिए हैं। जैसे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अच्छा, ये जो जेड एक्सिस है बहुत से लोग जी एक्सिस भी कहते हैं। देखो दोनों ही सही है। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको जेड पढ़ा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर जी पढ़ा जाता है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आमतौर से इसको जी प्रोनाउंस किया जाता है। अब मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया था उनका प्रोनाउंसिएशन जेड था, तो मेरी आदत उसी की बनी है। अब जब दोनों सही है तो आपकी मर्जी, चाहे इसे जी बोलो या जेड बोलो, क्योंकि एक डिबेट इस पर भी होने लगती है कि जेड नहीं है ये जी है, तो भाई जी ही पढ़ लो। तो हमने वो यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में था उसका नाम क्या रख दिया? आई, और उसके बाद ऐसे ऊपर सिंबल लगाना है। इसको हम कैप कह लो, हैट कह लो, अलग अलग नाम जाने जाते हैं, तो हम सिंपल प्रोनाउंस करेंगे आई कैप। इसी तरह से वो यूनिट वेक्टर जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो उसको हम कहेंगे जे कैप। वो यूनिट वेक्टर जो कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो या जी एक्सिस के डायरेक्शन में हो उसको हम कहेंगे के कैप। तो ये जो हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, ये क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। और किसी भी वेक्टर का जो हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसके दोनों तरफ हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे ये आई कैप है, ये तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालना तो हम क्या करेंगे? ये हमने ऐसे दीवार खड़ी कर दी, तो ये यूनिट वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया। तो यही बात यहाँ लिखी है कि क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसीलिए इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर्स है ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, जैसा कि आपकी एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है, इसी के अलॉन्ग है तो ये भी परपेंडिकुलर होंगे आपस में। अब यहाँ पर इसको बोल्ड फेसेस से प्रिंट किया गया है और उसके ऊपर कैप लगाई गई है।
ताकि इसको डिस्टिंग्विश किया जा सके दूसरे वेक्टर से। यानी जो हमारा जनरल वेक्टर होता है या इसको हम फुल वेक्टर कहते हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए है तो उसके ऊपर हम ऐसे एरो लगाते हैं। वहीं जो यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, ऐसे ए लिखेंगे और कैप लगा देंगे, तो देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ये यूनिट वेक्टर है। और फिर यूनिट वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है, ये जस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर मोशन 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हमें 2 ही तरीके की यूनिट वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यूनिट वेक्टर, मान लो कोई यूनिट वेक्टर एन कैप है बाई ए स्केलर, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर हमको कोई स्केलर क्वांटिटी दे दी जाए, जैसे लेट सपोज हमको स्पीड दे दी, तो उस स्पीड में हम मल्टीप्लाई कर दें किसी यूनिट वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है। स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसीलिए स्पीड की यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इसको डायरेक्शन मिल जाएगा। और जब स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। यही बात कह रहा है कि कोई यूनिट वेक्टर एन कैप अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में हमको एक वेक्टर मिलेगा। यहाँ पर ऐसे लिख के दिखाया गया है, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी हमारी लैम्डा है, उसमें एक यूनिट वेक्टर एन कैप को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, लेट सपोज वेक्टर लैम्डा। तो इन जनरल वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं। तो वेक्टर हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो ये जो हमारा वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड के लिए इसी वेक्टर के दोनों साइड हम लाइन खींच देंगे, और डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ कर लेंगे। यानी यूनिट वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन मिल जाएगा। लेट सपोज एन कैप ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है कि वेक्टर ए किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यही आपका यहाँ पर लिखा है, वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यानी जो ए का डायरेक्शन है वही इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एक रिलेशन मैं लिख रहा हूँ जिसको याद रखना आप, कि हमारा जो फुल या जनरल वेक्टर होता है ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले का यूज होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम रिजॉल्व कर सकते हैं कोई वेक्टर ए है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पोनेंट वेक्टर्स दैट लाई अलोंग यूनिट वेक्टर्स आई कैप एंड जे कैप। तो देखो ये ए वाले में आपको ये दिखा रहा है कि आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। जे कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से के कैप ये यूनिट वेक्टर जेड या जी एक्सिस के अलोंग है। तो वेक्टर ए के कॉम्पोनेंट हम निकाल सकते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो जैसे मान लो हमारा ये एक वेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए। इसके कॉम्पोनेंट हम एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में निकालते हैं। तो हम पैरेललोग्राम मेथड का यूज़ करें तो ऐसे हमें कोई एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये एक वेक्टर हमको मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ एक और वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर वाले वेक्टर हैं ये वेक्टर ए के कॉम्पोनेंट है, तो इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। लेट सपोज ये वेक्टर A1 है और ये वेक्टर A2 है। अब आप बताओ कि इस वेक्टर A1 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं जो वेक्टर A1 है वो वेक्टर A का वो कॉम्पोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये AX हो गया, अभी AX हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा। हमको किस फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम हमने क्या रखा है, आई कैप। ये जनरल रूल है, हमने ये नाम रख दिया। जहां पर भी आई कैप आपको दिखेगा समझ जाना ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो A1 वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं बताओ A2 वेक्टर ये कैसा वेक्टर है, तो आप कहोगे ये जो वेक्टर A है ना रेड कलर से जो हमने बनाया है इसका वाई एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है। यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जो कि वाई डायरेक्शन में है मल्टीप्लाई बाई जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, यानी वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है। इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं। सिंपल हमने क्या किया, एक वेक्टर को 2 कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। वो दोनों जो कॉम्पोनेंट थे उनमें से एक एक्स एक्सिस के अलोंग था, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग था। अब एक्स एक्सिस के अलोंग था तो हम कह सकते थे कि जो वेक्टर A है उसका एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो AX कहलाएगा, वाई वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो AY कहलाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन की कैसे बात होगी, यूनिट वेक्टर बताएगा आई कैप और जे कैप। अब आप जानते हो कि एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताती है। तो अगर हमको AX और AY का वैल्यू पता है, AX और AY क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि उनके ऊपर एरो नहीं लगाई मैंने। तो अगर AX और AY पता चल जाए तो हमको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि नहीं। तो चलिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। A1 वेक्टर की जो लेंथ है बिल्कुल उतना ही बड़ा बनाएंगे, ये हमारा AX हो गया। इसी तरह से A2 जो वेक्टर है उसकी जो लेंथ है इधर बनाएंगे, ये हमारा AY हो गया। अब इसको अगर हम मिला दें तो यही तो हमारा A है। अब ये आपका 90 डिग्री है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, √AX² प्लस AY²। अच्छा इन दोनों रिलेशन में देखो वेक्टर A1 बराबर है AX आई कैप के।
अगर इस वेक्टर a1 से डायरेक्शन हटा दें तो कहानी क्या होगी? डायरेक्शन कौन बता रहा था? यूनिट वेक्टर, तो वो हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं a1 बराबर है ax के। यहाँ पर ये a1 वेक्टर नहीं है, ये a1 जस्ट मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से a2 बराबर है ay के। a1 और a2 वेक्टर तभी बनेंगे जब ax और ay के अंदर हम यूनिट वेक्टर जो कि उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा बताओ, हम वेक्टर a को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर a हमारा क्या था? वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 था, और वेक्टर a1 क्या है? ये रिलेशन हमने निकाला है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर a ये बराबर होगा ax आई कैप प्लस ay j कैप के। अब आते हैं ये वाला जो हमारा रिलेशन था, यहां से हमने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी ये थीटा कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्शन कैसे बताओगे? आप कहोगे ax से ये जो वेक्टर a है वो इतना एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए आपको थीटा चाहिए होगा कि नहीं? तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर जो आपका ay है अपॉन ax। तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ay बाई ax। अच्छा ये बताओ, cos थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल के हिसाब से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस आपका ax है, हाइपोटेन्यूज आपका a है। तो यहां से हम कह सकते हैं ax क्या है आपका, ये a जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर जो कि आपका ay है अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहां से हम ay को क्या कह सकते हैं कि ये a साइन थीटा है। तो ये दोनों रिलेशन हमको क्या बता रहे हैं कि ax और ay को हम a के फॉर्म में लिख सकते हैं। ax क्या होगा? a cos थीटा होगा, ay a साइन थीटा होगा। अब किसके साथ cos लगेगा, किसके साथ साइन लगेगा, उसका एक ट्रिक होती है। थीटा किसके साथ लगा हुआ है? ax के साथ लगा हुआ है ना, तो जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ cos होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो थीटा किसके साथ लगा है? a1 के साथ, तो a1 हो जाएगा a cos थीटा और a2 हो जाएगा a साइन थीटा। एक के साथ cos लगा, दूसरे के साथ साइन लगेगा। अगर थीटा हम इसको मान लें तो क्या होगा? थीटा अब a2 के साथ लगा है, तो a2 आपका a cos थीटा हो जाएगा और a1 आपका a साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज़ तब अप्लाई होगी जब दोनों जो कंपोनेंट है वेक्टर के उनके बीच में 90 डिग्री बनेगा। ये पॉइंट याद रखना। अगर कंपोनेंट ऐसे आ रहे हैं कि उनके बीच में 90 डिग्री से अलावा कोई एंगल बनना है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो देखो यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 बराबर होगा वेक्टर a के। यहाँ भी देख सकते हो जो वेक्टर a है इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, इसके दो कंपोनेंट निकाल लिए, एक तो a1 है, दूसरा a2 है। तो जो आपका a1 वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं ax आई कैप। ax क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो कि x के डायरेक्शन में है। इसी तरह से y वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लिख सकते हैं ay j कैप। ay क्या है? वेक्टर a का y डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है, और j कैप उसका डायरेक्शन है। ये भी रिलेशन मैंने आपको दिखाया था। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ax और ay क्या है? x और y के कंपोनेंट हैं वेक्टर a के। अब ये बात आप नोट करना कि जो ax है ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एरो नहीं लगाई, यहाँ बोल्ड लेटर्स में भी नहीं लिखा। ax सिंपल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए हमने ये यूनिट वेक्टर का यूज किया है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलाकर ये पूरी जो क्वांटिटी बनेगी ax आई कैप, ये वेक्टर है। इसी तरीके से ay j कैप ये पूरा एक वेक्टर है। और ये रिलेशन भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। ये रिलेशन कब आ रहा था? जब थीटा हमारा x एक्सिस के साथ बन रहा था। अगर y एक्सिस के साथ हम थीटा बना देंगे तो जिसके साथ थीटा लगा होगा वो cos को ले जाएगा, यानी उस केस में फिर ay के साथ cos आ जाएगा। अब ये दोनों जो हमारी इक्वेशन है 3.13 वाली, इससे क्लियर हो जा रहा है कि अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इनफैक्ट जीरो भी हो सकता है। ये थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगी तो cos थीटा आपका पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पर भी cos थीटा पॉजिटिव होगा, यानी 270 डिग्री से लेके ये इधर राउंड आएगा तो आपका 360 डिग्री बन जाएगा। तो 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी ये जो पूरा रीजन है 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच वाला, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये cos की कुछ वैल्यूज़ है जो कि आपको याद होनी चाहिए। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 180 डिग्री आपका निगेटिव यानी -1 होता है, cos 270 डिग्री 0 होता है। इसके अलावा और भी जो वैल्यूज़ हैं जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नाउ वी हैव टू वेज टू स्पेसिफाई अ वेक्टर a इन अ प्लेन। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाई फर्स्ट इट्स मैग्नीट्यूड a एंड द डायरेक्शन थीटा इट मेक्स विद x एक्सिस।
तो किसी वेक्टर ए को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, तो एक तरीका तो ये है कि हम कह दें कि भाई ये जो वेक्टर ए है ना, इसका इतना मैग्नीट्यूड है और एक्स एक्सिस से ये इतना डिग्री बना रहा है, कुछ थीटा डिग्री बना रहा है, तो ये हो जाएगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। भाई दो ही चीज़ तो हमको किसी वेक्टर के बारे में जाननी होती, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपने बता दिया, डायरेक्शन कह दिया कि एक्स एक्सिस से ये थीटा डिग्री बना रहा है, या वाई से भी बता सकते हो कि वाई एक्सिस से इतना डिग्री बना रहा है। दूसरा तरीका क्या है, इट्स कॉम्पोनेंट ए एक्स एंड ए वाई। दूसरा तरीका क्या है, इट्स कॉम्पोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई। यानी हम वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कि ये जो हमारा वेक्टर ए है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, और डायरेक्शन तो ये आई कैप दिखाई रहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड ये है। तो अगर हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और थीटा दिया हो तो ए एक्स और ए वाई हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 3.13। ए पता चल गया, थीटा पता चल गया, तो ए एक्स और ए वाई निकाल सकते हो। और ये रिलेशन भी मैंने आपको बताया था, वहाँ मैंने ट्राइंगल बना के निकाला था, यहाँ दूसरी तरह से निकाला है कि अगर हम ए एक्स का स्क्वायर कर दें और ए वाई का स्क्वायर कर दें, अब ए एक्स की वैल्यू पुट कर दो ये आएगी, ए वाई की वैल्यू पुट कर दो ये आएगी, इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, तो लास्ट में आपका ये ए स्क्वायर बचेगा। ए की वैल्यू निकालना है तो इसके ऊपर रूट लगा दो। तो बेसिकली मेन चीज़ ये है कि रिलेशन मैंने ट्राइंगल बना के निकाला था, तो यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड दिया है तो निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको बताया था, ये रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन निकाला था वो एक्स वाई प्लेन के लिए हमने निकाला था। यही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक जनरल हम वेक्टर ए को तीनों कंपोनेंट यानी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। यानी अगर 3D में बात करें तो उसमें भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स हैं बिटवीन ए एंड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी ये जो अल्फा है ये वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच में बनना है। इसी तरीके से जो एंगल बीटा है ये वेक्टर ए और वाई एक्सिस के बीच में बनना है, और जो आपका गामा है ये वेक्टर ए और जेड एक्सिस के बीच में बनना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ थीटा, थीटा मतलब एंगल, जो वेक्टर हमको दिया है, जो जनरल वेक्टर हमको दिया है वो और उसका जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनेगा वो कॉस ले जाएगा, उसके साथ कॉस लगेगा। अब देखो यहाँ रिलेशन आ गया। ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा, क्योंकि जो अल्फा एंगल बन रहा है वो इस वेक्टर ए और ए एक्स के बीच में बनना है, तो ए एक्स के साथ ये अल्फा एंगल बनना है तो इसके साथ कॉस लगेगा। इसी तरह ए वाई देखो, अब वहाँ हमने देखो थीटा लिया था, एक एंगल से हमारा काम हो गया था, लेकिन अब 3D की बात करें तो तीनों एंगल हमको बताना पड़ेगा। इसीलिए देखो जब ए वाई निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ए कॉस बीटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीटा जो एंगल बनना है वो ए वाई के साथ बनना है। इसी तरह से जो गामा है वो जेड एक्सिस के साथ बनना है, ए जेड के साथ बनना है, इसीलिए हम ए जेड को ए कॉस गामा लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हमने वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप लिखा था, अब एक और एक्सिस हमारी जुड़ गई, ए जेड के कैप लगा देंगे। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का जो हमने रिलेशन बनाया था ए इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अब यहाँ एक और एक्सिस आ गई तो ए जेड स्क्वायर को भी ऐड कर देंगे। अब पोजीशन वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पोजीशन वेक्टर को हम कैसे दिखा सकते हैं भाई, किसी चीज़ की पोजीशन कैसे शो करते हो, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर शो करना हो तो आप बताओगे हाँ यहाँ पर ये पोजीशन है एक्स कॉमा वाई, ऐसे ना शो करोगे। अगर वो 3D में है तो आप बताओगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस तरह शो करोगे। अब यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ होगी इसके अंदर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आप कहोगे एक्स यूनिट चलेगा एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह से वाई यूनिट चलेगा वाई डायरेक्शन में। चलिए मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। 2D के लिए हम रिलेशन बनाते हैं, उसी से आप 3D भी समझ लेना। जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, अब यहाँ पहुँचना है तो इसके लिए आप एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे इस तरह से कि इसकी पोजीशन ये है। इसको कंपोनेंट के फॉर्म में अगर हम रिजॉल्व कर लें तो हम कैसे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर हम इस डायरेक्शन में बना लेते हैं, तो ये जो दूरी होगी इसको हम x मान लेते हैं। भाई x एक्सिस पे जो पोजीशन होती है उसको x से डिनोट करते हो, और डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस से डायरेक्शन होता है वो आपका i कैप होता है। अब यहाँ पहुँच गए, अब ऊपर की तरफ आप जाओगे y एक्सिस में, तो ये जो दूरी आपने तय की ये y एक्सिस पे कुछ वैल्यू आएगी, कुछ y यूनिट आएगी, तो y और डायरेक्शन क्या था, y में जो डायरेक्शन होता है वो j कैप होता है। तो इस वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वेक्टर मान लो हमारा r था, तो वेक्टर r को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर ये 3D में है तो फिर z के कैप भी लग जाएगा,
यही रिलेशन आपको दिया हुआ है, जहाँ एक्स वाई जेड क्या है, ये कॉम्पोनेंट है ऑफ आर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली कुछ रिलेशंस आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये किसी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। अगर 2D में होगा तो फिर ये ए जेड वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हम 2D के हिसाब से ही चलिए बात करते हैं। वो वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो रिलेशन हमारा हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इससे निकाल लेना, डायरेक्शन इससे निकाल लेना। ए एक्स को हम ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए वाई को हम ए साइन थीटा लिख सकते हैं। कंडीशन ये कि जो थीटा है वो ए एक्स और वेक्टर ए के बीच में बनना चाहिए। इसी तरह से वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, यानी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और हमने क्या देखा था कि जो हमारा फुल वेक्टर या जनरल वेक्टर होता है उसको हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर मान लो हमारा ये वेक्टर ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन दिखाना हो तो ये हम ए इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। जनरली आपके बुक में किसी भी जनरल डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर के लिए जो सिंबल यूज़ किया है वो एन कैप यूज़ किया है। तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमको इसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। तो ये रिलेशन एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर निकालने को क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हमको ए कैप निकालना होगा तो क्या होगा, जो वेक्टर ए है डिवाइडेड बाई ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। अब ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, F1 और F2 आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया है, आपको नेट फोर्स बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसको ड्रॉ करना चाहे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? F1 को ड्रॉ करो। ये -3 कैप का मतलब क्या है? आई कैप मतलब एक्स का डायरेक्शन है, -3 का मतलब ये निगेटिव साइड जाएगा, यानी ये कुछ बनेगा इस तरह से। ये है आपका -3 कैप प्लस 5j कैप, तो ऊपर की तरफ होगा, थोड़ा सा इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ये पॉजिटिव में है तो ये 5j कैप हो गया। इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर निकल कर आएगा, ये इस तरह से। यही आपका वेक्टर F1 है। इसको ऐड करना है F2 के साथ। F2 क्या है? सिंपल 3 कैप है, यानी इसके मैग्नीट्यूड 3 है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। ये इस तरह से हो गया, ये आपका F2 है 3 कैप। अब दोनों फोर्स के जो x कॉम्पोनेंट है उसको एक साथ कंबाइन करें तो आप देखोगे इसका नेट वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक साइड से आप फोर्स लगा रहे हो, दूसरा बंदा उस आपके अपोजिट साइड से उतनी ही फोर्स लगा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है। F2 फोर्स पूरी की पूरी x के डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 3 है। F1 का जो x वाला कॉम्पोनेंट है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड के साथ जा रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ आपका जो F1 का ये कॉम्पोनेंट है 5j कैप, यही बचेगा। तो यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी F1 प्लस F2 की वैल्यू आपकी यही 5 हो जाएगी। यानी वेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो ये 5j कैप ये होगा। अच्छा, इस तरह से ड्रॉ करे बगैर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल ऐड करके। हमको F नेट निकालना है ना, तो F1 प्लस F2 कर दो। कैसे करेंगे? F1 हमारा -3 कैप प्लस 5j कैप है, F2 हमारा 3 कैप है, जस्ट ऐड कर लो। अब जैसे आप देखते हो, जैसे मान लो लिखा हो 3x प्लस 5y, ठीक है, माइनस, और 3x लिखा हो, उसको ऐड करना हो तो x x के साथ ऐड होगा, ये आपका 0 हो जाएगा और सिर्फ 5y बचेगा। यहाँ से भी यही होगा, ये टर्म तो आके आपका 0 हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर 5j कैप बचेगा। तो F नेट की जो वैल्यू आएगी वो 5j कैप होगी। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। रिजल्टेंट आपको बताना है वेक्टर फॉर्म में। हो सकता है आपने कर लिया हो, लेकिन इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेलोसिटीज ऑफ 2 बॉल्स, 2 बॉल्स की वेलोसिटी दी है, एक की v1 है, दूसरे की v2 है। भाई 2 अलग अलग बॉडीज पे वेलोसिटी वर्क कर रही है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट हम तब निकालते हैं जब सेम बॉडी पर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। यही यहाँ पर गलती हो गई। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया हो और लास्ट में एक नॉट पॉसिबल दिया हो, तो बहुत से लोग सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो आपको अलर्ट रहना है, क्या पूछा है, क्या चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ी है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। वेलोसिटीज ऑफ अ बॉल आर दिस एंड दिस। अब रिस्पेक्टिवली की ज़रूरत नहीं है। एक ही बॉल पे मान लो हमने थ्रो किया था, तो हमारे थ्रो करने की कुछ वेलोसिटी रही होगी
फिर वहाँ हवा चल रही थी तो हवा की वजह से बॉल पे कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, तो उस विंड की जो वेलोसिटी थी उस बॉल पे इफेक्ट करेगी, तो वो हमारी v2 हो गई। इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा वो आपको निकालना है, तो जस्ट हम सिंपल ऐड कर देंगे। तो आई कैप के साथ ऐड होगा, 3 और -7 आपका -4 आई कैप बन जाएगा, -5 जे कैप प्लस 3 कैप -2 जे कैप हो जाएगा, और +2 के कैप -2 के कैप ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट में हमारा जो z वाला कॉम्पोनेंट था वो कैंसिल आउट हो गया, वो 0 हो गया। अब ये सिंपल जो वेलोसिटी आई है वो XY प्लेन के अंदर है। अब इसी क्वेश्चन में और चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ v1, v2 एंड vnet। तो मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन क्या था, ये रिलेशन था कि कोई भी वेक्टर है उसका x एक्सिस में जो कॉम्पोनेंट है, y एक्सिस में जो कॉम्पोनेंट है, z एक्सिस में जो कॉम्पोनेंट है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम कर दो और उनका रूट निकाल लो। यहाँ देखो ax क्या था, आई कैप से पहले जो लिखा हुआ है, ay क्या है, जे कैप का कोफिशिएंट है उससे पहले जो लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब मैग्नीट्यूड निकाल लें तो सिंपल v1 लिखेंगे, इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस -5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 38। इसी तरह v2 का √62 आ जाएगा, vnet का मैग्नीट्यूड √20 आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आगे पूछता हूँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ v1। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जो फुल वेक्टर है वो लिखोगे और इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दो। तो v1 का हमको निकालना है, v1 का मैग्नीट्यूड हमारा ये रहा और v1 का जो पूरा वेक्टर है वो ये आपको दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा जो फुल वेक्टर दिया है डिवाइडेड बाई जो इसका मैग्नीट्यूड है √38। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/√38 आई कैप -5/√38 जे कैप प्लस 2/√38 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू।